एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली आप पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपकी डेली बीपीएससी की प्रिपरेशन सेट आपकी करा रहे हैं, आपको एमसीक्यू सेशन सॉल्व करा रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बिहार से रिलेट करते हैं और बिहार की बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो यह हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, हम यहाँ पे आपको भी फ़िलहाल जो बीपीएससी के है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है आपका जनरल पेपर। ठीक है, जनरल पेपर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और अभी तक हमने आपके 2018, 19, 20 के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और अभी फ़िलहाल जो हमारा 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? ऑप्शन है कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास या नट घास। चलिए पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी, मतलब मच्छर को दूर भगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं प्राकृतिक रूप से? यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्राकृतिक रूप से करते हैं। तो चारों में तो यहाँ पे घास ही है, तो कौन सी घास का आप यूज़ करते हो? इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एलिफेंट घास हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एलिफेंट नहीं, लेमन ग्रास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेमन ग्रास हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में 42 देखो और ये कूट वाला क्वेश्चन है। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम या फोरामिनीफेरा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इनमें में से कौन जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? तो इनमें से कौन है जो महासागर की आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन में सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर है? चलो आंसर करो। दोनों दिख रहा है क्वेश्चन और ऑप्शंस भी, कूड भी दिख रहे हैं। देखो प्राइमरी यहाँ पे उत्पादक कौन सा होगा, वही महासागर की फूड चेन में ना। महासागर की फूड चेन या आहार श्रृंखला में प्राइमरी उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक कौन होगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा और डायटम्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 और 3। तो देखो कौन से कोट में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 43 और ये भी आपका कूट वाला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है जाहक यानी कि हेजहॉन्ग, शैल मूषक या मारमोंट, वज्रशल्क या पेंगोलिन। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से जीव पर भक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन है जो अपने आप को परभक्षियों से बचाने के लिए अपने आप को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है या करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कूट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट जाहक और वज्रशल्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन से यहाँ पे कूट में दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 और 3, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका कूट वाला क्वेश्चन ही है। देखिए, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सही है? वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जो सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। चलो आंसर करो, कोट यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो और ऑप्शंस को देखो। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के बारे में बोल रहा है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन को। अब देखो इसके ऑप्शंस देखो।
फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा ही सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये। बिल्कुल आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कूट वाला ही क्वेश्चन है। तंत्रिका अभ्यास या न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। सो ऑप्शन है मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव, स्टोव, बिजली संयंत्र या टेलीफोन लाइन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, फिर हम कोड दिखाएंगे। देखिए कोड को, चलिए बताइए कौन कौन से कण हैं जो न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं और कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाँचों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, इन पांचों जगहों में से ये कण निकलते हैं, इनका उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है पांचों ऑप्शन। तो दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी में, देखिए बिल्कुल आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखिए 46 क्या कहते हैं, में से कौन सा जीव निस्संदेह भोजी फीडर है या फिल्टर फीडर है। ऑप्शन है कैटफिश या अशल्क मीन, अष्टभुज या ऑक्टोपस, सीप या आस्कर, हवासील या पेलिकन। चलिए बताइए कौन सा जीव है जो फिल्टर फीडर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। सीप, ठीक है, जो ऑस्कर है या सीप है वही यहाँ पे फिल्टर फीडर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र या सल्फर चक्र। पढ़िए क्वेश्चन को, 47 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का प्रमुख स्रोत है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का, फास्फोरस चक्र। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इज करेक्ट, आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अप्रदाहारी है, मतलब डेट्राइटिवोर है। ठीक है, सो ऑप्शन है केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी या मिलीपीड, समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स, काष्ठयुका या वुडलाइस। चलिए आंसर कीजिए कौन कौन से जीव जो है वो डेट्राइटिवोर है या अप्रदाहारी हैं। चलिए आंसर कीजिए, आप इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कौन कौन से आपके लिए आंसर सही है, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे कोड देख लीजिए, देखिए तो यहाँ पे जो जीव डेट्राइटिवोर है उनमें कौन कौन आ जाएगा। ऑप्शन पहला आ जाएगा मिलीपीड, जो तीसरा आ जाएगा और पांचवा आ जाएगा। ठीक है, कास्टवुड या फिर वुडलाइस हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 3 और 5 कौन से कोड में दिया हुआ है, देखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया। कॉमन कार्बन मैट्रिक, ठीक है, देखिए इसके चारों ऑप्शन सब आपको दिख रहे होंगे। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों को कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश होते अधिकार के लिए। ठीक है, दो ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, या किसी इकाई समय में विश्व में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। तो यहाँ पे आपको कोड नहीं है, आप किसी में से आंसर करना है। पहले आप लोग दो ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन और दो ऑप्शन देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा मिनिमाइज करने पर आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे होंगे। देख लिया ऑप्शन को,
अब देखो सी और डी भी देख लो। क्वेश्चन 49, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों में कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 50 क्या है, ये भी कूट वाला है। निम्नलिखित समूह में से किस में ऐसी जातियाँ होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है। ऑप्शन है नाइडेरिया, कवक या आदि जंतु या प्रोटोजोआ। चलिए आंसर कीजिए। कौन से जीवों में ऐसी क्षमता होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। देख लिया, अब कूट देखिए। देखिए तो फ्रेंड्स इस पर देखिए ऑप्शन आपके तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। नाइडेरिया, कवक और प्रोटोजोआ तीनों में ही दूसरे जंतुओं के साथ सहजीवी संबंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है तीनों। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 51 भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। सो ऑप्शन है समता का अधिकार, राज्य की नीतिक निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। तो संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। 51 क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए आंसर कीजिए। राज्य नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। सो ऑप्शन है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार। चलिए आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, इसका आप नोट कर सकते हैं। 52 आंसर कीजिए। देखिए यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आंसर कीजिए। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। और आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पे संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। सो ऑप्शन है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए 54 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, ठीक है। कोई सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहाँ पे भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित हो। हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है। ऑप्शन है पश्चिमोत्तर भारत के नृत्य रूप, वाद्य यंत्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला या जनजातीय भाषा। हल्बी हो और कुई ये पद जो है वो किससे संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए 55 का। देखिए ये जो है ये हल्बी हो और कोई जो पद है वो है जनजातीय भाषा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 यहाँ पे आपका कोट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष के में पद्म भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ठीक है। तो देखिए इनमें से कितने कथन यहाँ पे सही लग रहे हैं आपको भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में। पढ़िए और आंसर कीजिए। कोड देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन तीनों ही सही हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही यहाँ पे सही हैं।
देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 57 देखिए, यहाँ पे कथन दिया हुआ है। तो देखते हैं कथन क्या है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 विश्व वृक्ष नगर की मान्यता प्राप्त की है। और कथन है आपका दूसरा, शहरी वनों को बढ़ाने और संरक्षित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद एक वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। दो कथन है, तो यहाँ पे कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, और इसकी सही से व्याख्या करता है कि नहीं कथन एक दूसरे के बारे में, तो आपको बताना है। ठीक है, देखिए आप लोग ऑप्शंस पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देखिए कोट में क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पे कथन एक आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है कथन एक, लेकिन कथन दो आपका गलत है ये। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 57 का देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए कथन ए सही है किंतु कथन दो, हाँ कथन एक सही नहीं है किंतु दूसरा सही है। सही गलत गलत बताया हमने, कथन ए गलत है। ठीक है, ये गलत है किंतु ये सही है। ठीक है, कथन एक सही है किंतु दूसरा गलत है। सही नहीं दूसरा गलत है। अरे मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। कथन एक सही नहीं है किंतु दूसरा सही है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन ही है। वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला। चलिए पढ़िए और बताइए आंसर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है आपको। फ्रेंड्स आप लोग क्लास के अन्य मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, कितने आंसर आपके सही हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही था। ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 59 यहाँ पे कथन वाला है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया अ न्यू वर्ल्ड है। इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। चलिए पढ़िए और बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केवल आपका एक ही सही है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन 2 ही सही है। ठीक है, देखते हैं कौन से कोट में दिया हुआ है आपका ऑप्शन 2, केवल 2। देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन से, अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उनसे इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ये 2021 की टाइम की ही बात कर रहा है। ठीक है, उस टाइम के ही बारे में आपको याद करना है और बताना है इसका आंसर। चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ए सही है ना तो आपका दूसरा सही है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो देखिए आप सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स आपने कितने आंसर सॉल्व किए मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे बने रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।